हेलो व्यूवर्स। तो हम लोग बीएनएसएस के एक और नए लेक्चर में आ चुके हैं जहां हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 39 तक कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। देखिए, आपको ये लेक्चर्स देखने चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मगर यहाँ बात समझने की ये है कि हाँ, मैं फ्री में भी कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी मंशा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल ग्रो करे, मगर मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग को ना चीज़ पसंद आए उसके बाद आप ज़बरदस्ती मेरी चीज़ें देखिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप देखिए, आपको समझ में आएगी, उसके बाद आप अपना जो है रिव्यू बनाइए मेरे लेक्चर को लेके। तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको लॉ से जुड़ी चीज़ों की नॉलेज बढ़े, बस ये चीज़ है। आप जो एलएलबी से जुड़ा बच्चा है, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, या अभी जो यूपीएसआई से जुड़े बच्चे हैं, वो लोग ज़रूर इन लेक्चर्स पे जुड़े रहें। आज हम लोग बात करेंगे अरेस्ट के कुछ और आगे के प्रोविजंस की, जहाँ पे हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 40 से, और देखते हैं ये आगे क्या क्या प्रोविज़न बताते हैं। तो डायरेक्टली कहानी स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 40 से। सेक्शन नंबर 40 क्या कह रहा है? अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, यानी किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा गिरफ्तारी। अरे भाई, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी सुनी थी, ये क्या चीज़ है? तो इसको भी समझते हैं। ये समझिएगा कि अरेस्ट करना पुलिस का ही मेन रोल है, मगर याद रखिएगा कि समाज में हर जगह, हर एक पॉइंट पे, हर एक कोने, हर एक नुक्कड़ पे पुलिस हर मौके पे नहीं मौजूद हो सकती। इसलिए कुछ समय लोग अपनी भी सहायता खुद से कर सके या दूसरे व्यक्ति की सहायता लोग कर सकें, इसलिए प्राइवेट पर्सन्स को भी अरेस्ट करने का एक अधिकार दिया गया है, या ये कह लीजिए उनके पास पावर है। सेक्शन नंबर 40 ऑफ बीएनएसएस। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। देखिए, प्राइवेट पर्सन्स को भी गिरफ्तारी करने के अधिकार मिले हैं, मगर याद रखिएगा बस गिरफ्तार करने के, उसके आगे काम जो है पुलिस को इनको देने होंगे। दूसरी चीज़ कि ये क्यों किया गया है, क्योंकि हर जगह जो है पुलिस मौजूद हो नहीं सकती किसी की सुरक्षा के लिए। तीसरी चीज़, यहाँ पे जब बात होती है किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा अरेस्ट की, तो यहाँ पे हमें और ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है कि कहीं कोई ऐसी और हरकत ना हो जाए ये अरेस्ट के दौरान कि जिससे लॉ का कोई और वायलेशन हो जाए। क्योंकि ये बहुत ही वेल प्रैक्टिस्ड लोग तो हैं नहीं कि जो सर्विसेज में हैं, जिनको हैबिट है, जिनको ट्रेनिंग दी गई है अरेस्ट करने की कि उनको कैसे डील कर रहे हैं लोगों को। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो हमने लॉ में ये एक प्रोविज़न बना दिया, मगर उसके तुरंत बाद क्या क्या सेफ्टी मेजर्स भी रखे, उनको आप देख के समझिएगा भी। तो अब देखते हैं प्रोविजंस को। प्रोविज़न में क्या है? देखिए, अब यहाँ पे ये कि कोई भी प्राइवेट पर्सन किसको किसको अरेस्ट कर सकता है। सबसे पहली चीज़ ये कि किसको किसको वो अरेस्ट कर सकता है। पहली चीज़, कोई भी व्यक्ति जो अपराध कर रहा है उसके सामने, किसी प्राइवेट पर्सन सामने किसी ने अपराध किया और वो अपराध कैसा है, नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है, तो ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट पर्सन डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा, अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी उद्घोषित अपराधी है। उद्घोषित अपराधी आपको सेक्शन नंबर 84 में मिल जाएगा। 84 में वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये उद्घोषित अपराधी वही होते हैं जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोक्लेम करती है ऑफेंडर के रूप में, इनको घोषित कर देगी अपराधी के रूप में। तो यहाँ पे दो चीज़, मतलब दो तरह की कैटेगरी बना दी गई जिनको जिनको अरेस्ट कर सकता है। अब क्या ये इतने समझदार होते हैं कि भाई वो नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस की लिस्ट उनको याद होगी? तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये आप कैसे पहचान रहे हैं? क्योंकि भाई अभी आप जब आगे सेक्शन पढ़ोगे ना, तो यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एक पहले से ही जो लॉ बन रहा था, तो वहाँ पे लॉ फ्रेमर्स के माइंड में ये चीज़ था कि भाई हमारी जनता इतनी समझदार तो है नहीं कि नॉन बिलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस की लिस्ट उसको याद होगी कि हाँ, इस व्यक्ति ने नॉन बिलेबल ऑफेंस किया है और वो साथ में कॉग्निजेबल भी है, चलो इसको अरेस्ट कर लो। इतने तेज तो नहीं होने वाले। इतने तेज तो जो सर्विसेज में लोग उनको भी नहीं पता होता, जो डेली प्रैक्टिस में वो भी इतना नहीं जान पाते हैं, उनको भी डेली जो है बुक खोलने की जरूरत पड़ जाती है कभी ना कभी। तो बात यहाँ पे ये रही। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ये है कि अब जैसे हमने भी बात की कि नॉन बिलीवर और कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी की। देखिए, इसको अभी रोकते हैं थोड़ा सा इसके बाद की पॉइंट को जरा कवर करते हैं पहले, कि कोई भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है किसको? अगर किसी ने नॉन बिलीवर और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो इन दोनों को जो है अरेस्ट कर सकता है। किसी भी नॉन बिलीवर या कॉग्निजेबल अब कोई व्यक्ति अगर कमिट करता है किसी प्राइवेट पर्सन के आगे, तो वो प्राइवेट पर्सन इनको अरेस्ट कर सकता है। अब इसके बाद इनकी ड्यूटी क्या बनती है? प्राइवेट पर्सन क्या वो बैठा के रखेंगे अपने पास? कह रहा नहीं भाई, बैठा के मत रखना, तुम्हें अथॉरिटी नहीं है, तुम लीगल अथॉरिटी नहीं हो कि अरेस्ट करके अपनी कस्टडी भी जब वहाँ जमवा दो। देखिए, आपको अरेस्ट करने का अधिकार मिला है, मगर उसके बाद कुछ आपकी ड्यूटीज़ भी हैं। कह रहा है क्या ड्यूटी है? कह रहा है कि आपको डिले नहीं करना है। कह रहा है तुरंत बिना डिले, ये तो टाइम तो कुछ लिख ही नहीं रहा, कह रहा है कि आपको डिले करना ही नहीं, तुरंत आपको पुलिस ऑफिसर के पास उस व्यक्ति को पहुंचाना है। पहली चीज़ तो ये बोल रहा है। मगर कह रहा है अगर आपको समय लेना भी है तो विदिन 6 आवर, विदिन 6 आवर आपको 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ऑफिसर के सामने उस व्यक्ति को जो है पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि आप जो है लीगल अथॉरिटी नहीं हो उसके ऊपर एक्शन लेने वाली,
क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है वहां से एक प्रक्रिया चालू हो जाती है इन्वेस्टिगेशन की। वहीं से अब आप अरेस्ट करके अपने पास कस्टडी के रूप में बैठा ही नहीं सकते, क्योंकि कस्टडी तो सिर्फ दो प्रकार की होती है, एक पुलिस कस्टडी, एक जुडिशियल कस्टडी। और ना तो आप पुलिस हो ना तो आप जुडिशियल कोई ऑफिसर हो, तो आपके पास तो कस्टडी लीगल हो ही नहीं सकती है। और अरेस्ट हुआ है उसको कोई कस्टडी ना दी जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आप अरेस्ट कर सकते हो, प्राइवेट पर्सन को बोला आप अरेस्ट कर सकते हो, मगर भैया आप उसको बैठा के नहीं रख सकते अपने पास। अगर आपने बैठाया तो आप कर गए इलीगल काम, अब लॉ के अगेंस्ट काम कर गए। और जब भी आप लॉ के अगेंस्ट किसी के ऊपर कोई कार्य कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट उसके भी सेल्फ डिफेंस के राइट चालू हो जाएंगे। समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति है ए, ये है प्राइवेट पर्सन, इन्होंने बी किसी अपराधी को अरेस्ट किया। अब नियम ये कह रहा था कि भैया इनको बिना डिले जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 6 घंटा ले लो, मगर अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास ले जाओ, पुलिस ऑफिसर के पास ले जाओ, और जहां उसका जुरिडिक्शन लगता हो। तो आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो, तो अब जो है आप जो है इलीगल काम करना चालू कर दिए उसके। अब आप जो है ऑफेंस करने लगे, अब आप अपराध करने लगे। तो जैसे ही आप अपराध करोगे बी के अगेंस्ट, उसको जबरदस्ती कन्फाइन करके रखे रहोगे, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध भी बन जाता है, यहाँ पे किडनैपिंग तक का बन सकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाएंगी। दूसरी चीज, जैसे ही आप ये सब करोगे तो जो बी था, अपराधी था, वो अपना सेल्फ डिफेंस तो करने के लिए अलाउ हो जाएगा ना लॉ द्वारा। कह रहा भैया आपके अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है, तो कह रहा ऑफेंस के अगेंस्ट तो मुझे पहला अधिकार है कि मैं अपने आप को रोक सकता हूं। कह रहा ये पर्सन तो पुलिस है भी नहीं और मैं पुलिस की सहायता ले भी नहीं सकता इस टाइम, क्योंकि ये मुझे पकड़ के रखा है। तो मैं तो सबसे पहले अपना बचाव खुद से करूंगा। अब उस बचाव के दौरान आपका कैसा रिस्ट्रेन है, आप पता चला उसको पटक के मार रहे हो, और मारना इतना है कि उसको लग रहा है भैया मर जाऊंगा, और वो आपको बदले में गोली मार दे या कहीं से कोई चक्कू लेके घोंप दे, तो ठीक है वो सेल्फ डिफेंस में मार दिया। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप 6 घंटे से ऊपर उसको जबरदस्ती बैठा के रखे हो, आप खुद इलीगल कैटेगरी में आ चुके थे। अब यहाँ पे जैसे ही पुलिस वाले के पास लाया गया, अब समझिएगा सारी कहानी खत्म करते हैं यहाँ पे कि हाँ भैया आपने पहुंचा दिया पुलिस वाले के पास। अब पुलिस वाले के पास जैसे ही आएगा, पुलिस को लग रहा है कि हाँ भैया ये पर्सन जो है मेरे सामने आया है, ये तो एक्यूज्ड है, ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। कह रहा है सेक्शन नंबर ये 35 का जो क्लॉज 1 था पूरा, जहां भी हम लोग ढेर सारी कैटेगरी भी देखे थे। अगर आपने सेक्शन नंबर 35 देखा नहीं है तो उसको जाके जरूर देखिएगा। ये तो देख रहा है कि भैया पुलिस वाले के सामने जब आ रहा है तो पुलिस वाला कह रहा है कि ये तो यार वाली कैटेगरी में रहा जहाँ पे बिना वारंट के मैं अरेस्ट कर सकता था, और वो ढेर सारी कैटेगरी किसी भी कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो कह रहा है कि पुलिस उसको अपनी कस्टडी में तुरंत ले लेगा दोबारा से। अब इसके बाद क्या, इसके बाद ये कि मान लीजिए कि वो लाया जा रहा है पुलिस वाले के पास, तो पुलिस वाले को देख के लग रहा है कि भैया 35 के 1 में अगर कंडीशन में आ रहा है तो उठा के तो हम उसको डायरेक्ट अपनी कस्टडी में ले लेंगे। मगर कंडीशन ऐसी बन रही है कि उसको लाया गया और पुलिस वाला देखा, उसको सारे मैटर को उसने सुना समझा, उसके बाद उसको पता चल गया कि भाई उसको लग रहा है कि ये जो मामला बन रहा है ना, ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला बन ही नहीं रहा। इसने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया ही नहीं, उसने तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, यानी असंज्ञेय अपराध किया है। और ऐसा उसको रीजन टू बिलीव हो जा रहा है पुलिस वाले को। तो पुलिस वाला क्या करेगा, उससे अब नाम पता उसका पूछेगा, इतनी तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो पुलिस वाला उससे नाम पता पूछेगा, और अगर वो व्यक्ति गलत नाम पता बता रहा है, रिफ्यूज कर रहा है बताने से, या तो बता रहा है तो गलत बता दे रहा है, या तो बता ही नहीं रहा है अपना नाम और रेसिडेंस, तो ऐसी कंडीशन में याद करिए भी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 39 पढ़ा था, वहां पे उस हिसाब से उसको जो है अरेस्ट किया था, और अरेस्ट करके बेल बॉन्ड वाले से पूरा प्रोसीजर था, आपने देखा होगा। तो अगर नहीं देखा सेक्शन नंबर 39 जाके लास्ट लेक्चर आप लोग देखिए। तो अगर वो रिफ्यूज कर रहा है तो वो कैसे डील किया जाएगा, सेक्शन नंबर 39 के अकॉर्डिंग उसको डील किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर पुलिस वाले को ऐसा प्रतीत हो रहा है, रीजन टू बिलीव है कि भैया इसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो उसको आप अपने पास बैठा के नहीं रखोगे, उसको आप तुरंत छोड़ दोगे। तो देखिए ये जो लाइन है, लास्ट की जो लाइंस हैं, ये एक सस्पिशन डाल रही है माइंड में। इसने एक जो गैप बना के रखा था, इसने उस गैप को पूरा किया। क्या बात पूरी की कि भाई अरेस्ट, जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है वो प्राइवेट पर्सन द्वारा हो रहा है, और प्राइवेट पर्सन जरूरी नहीं कि उसको जानकारी हो। तो कह रहा है कि हाँ जानकारी नहीं होगी, तो इसलिए हो सकता है कि ये वाला अपराध भी हो जाए, हो सकता है कि जो इस पर्सन लाए, हो सकता है कि वो कोई ऑफेंस किया ही ना हो, हवा में उठा ले आए हो जबरदस्ती। तो ऐसी कंडीशन के लिए भी हम इस सेक्शन में तैयार थे। तो इसमें सारी बातें हमने कवर कर दी सेक्शन नंबर 40 की। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 कह रहा है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। कह रहा है भैया जब एक आम आदमी अरेस्ट कर सकता है तो मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब को नहीं दोगे पावर अरेस्ट करने की? तो कह रहा है बिल्कुल देंगे। कह रहा है सेक्शन नंबर 41, कह रहा है ले लो आप भी पावर, आप भी पूरी शक्ति ले लो, आप तो सर्वे सर्वाओ भैया। आप तो जो पुलिस पकड़ के लाती है उसको भी सही और सही को गलत बताते हो, तो आपके पास तो बहुत पावर है, आप मेन डिसाइडिंग बॉडी। अगर आपके सामने अपराध हो जाए तो आपको कैसे इससे हम अलग रखें।
तो सेक्शन नंबर 41 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। अब ये गिरफ्तारी कैसे होगी मजिस्ट्रेट द्वारा? कह रहा है मजिस्ट्रेट यहाँ कौन हो सकता है, कब गिरफ्तारी करेंगे, समझते रहिएगा। मजिस्ट्रेट को बड़ी इम्यूनिटी दी गई है, कह रहा है भैया उसके सामने कोई भी अपराध हो जाए, संज्ञेय चाहे असंज्ञेय, कोई भी अपराध संज्ञेय चाहे असंज्ञेय, कह रहा है एनी ऑफेंस, कोई भी कमिट कर दो ऑफेंस, कह रहा है मजिस्ट्रेट के अगर प्रेजेंस में हो, याद रखना ये प्रेजेंस वाला शब्द याद रखना, उसकी मौजूदगी में हुआ है, उसके सामने हुआ है, मतलब कि वो उस अपराध का आई विटनेस है, सीधी सी बात ये, ठीक है। अब वो उसका आई विटनेस है, कह रहा अब कौन से मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है, कह रहा कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या जुडिशियल यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इनमें से कोई भी मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई अपराध हुआ है तो वो या तो स्वयं अरेस्ट कर ले उसे, या तो आदेश दे दे कि भैया उसको अरेस्ट करो किसी व्यक्ति को, और हर पर्सन अरेस्ट करने के लिए बाउंड रहेगा। फिर जिसको भी ऑर्डर दे दिया तो वो ये नहीं कहता नहीं 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 तो मेरा दोस्त मैं नहीं अरेस्ट करूंगा, तो आप जाओगे फिर जेल में। इसका मतलब ये कि अगर जज साहब ने अगर किसी को बोल दिया तो भैया आप बाउंड हो, आप उनकी मदद करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा सजा के रूप में, क्योंकि सभी लोग, चाहे पुलिस हो चाहे जनता हो, सभी लोग जुडिशरी को हेल्प करने के लिए बाउंड हैं। अगर कोई जज, इवन अगर कोई पुलिस ऑफिसर भी आपसे अगर मदद मांग रहा है कि पकड़ो दौड़ा के उस व्यक्ति को अरेस्ट करो, मतलब अरेस्ट नहीं मतलब उसको पकड़ो यार कम से कम, और आप किनारे हो गए, कहें भैया मैं नहीं पकड़ूंगा, तो पुलिस वाला पहले आपको मारेगा, और मारेगा नहीं सीधा आपको अरेस्ट करेगा। और वहाँ क्योंकि यहाँ पे लीगली अरेस्ट होगा, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप हमारे पब्लिक ऑफिसर से कोऑपरेट करना है, आपकी ड्यूटी है, ये आपका सिटीजन होने के नाते ये आपकी ड्यूटी होती है, आप हमारे देश के अंदर हो तो। ये नहीं कि सिर्फ खा रहे हो, टैक्स दे रहे हो और हवा में जी रहे हो, उसके अलावा कोई आपकी ड्यूटी नहीं है सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर आपसे अगर हेल्प मांग रहा है तो आपकी एज अ नागरिक ये ड्यूटी बनती है कि आप उनकी हेल्प करोगे। दूसरी चीज यहाँ पे कि मजिस्ट्रेट साहब तो भैया अरेस्ट कर लेंगे, मगर याद रखना है जितना भी अरेस्ट का कार्यक्रम चल रहा है, जितना भी ये ऑफेंस हो रहा है, ये मजिस्ट्रेट साहब के लोकल जुडिक्शन में होना चाहिए। मतलब ये उस क्षेत्र में हुआ हो जहाँ मजिस्ट्रेट साहब का एरिया लगता हो, ही नहीं कि इनका एरिया यहाँ तक है, बाहर कहीं हुआ वहाँ जाके हीरो बन रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब, कहीं वहाँ घूमने गए थे अरेस्ट करने, नहीं नहीं नहीं, वहाँ के लिए वहाँ का मजिस्ट्रेट है ना, वहाँ की पुलिस है ना, वो करेगी अपना काम, आपका है पहचान है आपको, आप अरेस्ट कर, आप एज अ, अब वहाँ पे कोई आम आदमी होके जो है आप अरेस्ट कर सकते हो, जैसे प्राइवेट पर्सन के रूप में अरेस्ट कर सकते हो, मगर एज अ मजिस्ट्रेट वाले आपको जो है यहाँ पे इम्यूनिटीज नहीं दी जाएंगी। आप 40 वाला यूज़ कर लेना पावर वहाँ पे, तो ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब अरेस्ट करके करेंगे क्या मजिस्ट्रेट साहब? क्या मान लो अगर वो अरेस्ट जो किया गया है वो ऐसा अपराध है जहां जिसमें बेल ग्रांट करनी है तुरंत, तो क्या मजिस्ट्रेट साहब बेल किनारे करेंगे, सीधा अरेस्ट करके उसको जेल में डाल देंगे? कहा नहीं, बेल के सारे प्रावधानों का उनको ध्यान रखना है, बेल को काट के ऊपर नहीं जाएंगे कि बेलेबल ऑफेंस उनको तुरंत बेल मिलनी चाहिए तो आप बेल देबा नहीं करो, वहाँ लोग कहने नहीं इनको अरेस्ट करो क्योंकि मैंने देखा है इसको अपराध करते बहुत बुरा मार रहा था ये, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो आपको वहाँ पे बेल ग्रांट करनी पड़ेगी, बेल के जो भी प्रोविजन है उनका सम्मान करना पड़ेगा, उनके तहत चलते हुए आपको अरेस्ट करना है। दूसरी चीज़, जब अरेस्ट करेंगे तो इसकी कस्टडी भी आपको कमिट करनी पड़ेगी, अपने पास आप लेके नहीं रखोगे। दूसरी चीज़ की आप, पहली चीज़ तो इस मामले की आप सुनवाई भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आप हो गए हो इस केस में, क्योंकि आपके सामने आपके प्रेजेंस में हुआ है मामला, तो आपको कमिट करना ही पड़ेगा। आप जो है पहले तो यहाँ किसी कस्टडी डिसाइड करेंगे, दूसरी चीज़ कि आप जो है आपके प्रेजेंस में हो तो आप जो है आई विटनेस है, और कोई भी जज जो सेम उस मामले में, किसी मामले में अगर वो खुद जो है या तो विटनेस हो जाए या कुछ हो जाए, तो आप वो वाला केस जो है खुद जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो कहोगे मैंने देखा है, और विटनेस तभी होगा जब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा दूसरी पार्टी द्वारा। जब दूसरी पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेगी तब भैया विटनेस कैटेगरी में आओगे, वरना चिल्लाते रहो कि भैया मैं तो जज हूँ मैंने देखा है, तो ऐसे थोड़ी काम चलता है। सर्वोपरि कौन है? लॉ है, सबसे ऊंचा कौन? लॉ, रूल ऑफ लॉ चल रहा है। अब इसके आगे की बात कह रहा है कि भैया देखिए दूसरा क्लॉज है ये 41 का सेकंड क्लॉज पे अब हम लोग आ गए हैं। मजिस्ट्रेट यहाँ पे भी सेम, चाहे कार्यपालक हो चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, यानी चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट हो, यहाँ भी कंडीशन है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है किसी भी टाइम पे। कह रहा है यहाँ पे कोई भी मजिस्ट्रेट वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। कंडीशन क्या होगी कि वो कॉम्पिटेंट है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। अब कैसे कॉम्पिटेंट हो? मतलब आपके पास अथॉरिटी थी कि आप उस मैटर में जो है वारंट इशू कर सकते थे। तो इतनी बात अगर क्लियर हुई तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही है, यहाँ पे ये तो बस एक लाइन समझने वाली होगी, मगर दोनों में अंतर है। जो ऊपर वाली लाइन आपने पढ़ी और नीचे वाली, देखिएगा ऊपर हो रहा था कि जज के प्रेजेंस में, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में अपराध हो रहा है उसके सामने। यहाँ कह रहा है यहाँ अपराध नहीं हुआ, यहाँ कह रहा है किसी को अरेस्ट कर सकता है जिसके लिए उसके पास पावर थी कि जिस अपराध में वो व्यक्ति है,
जिसके ऊपर आरोप लगा कि हाँ भैया इस पर्सन को अरेस्ट करना है। अब इस पर्सन को अरेस्ट करने, जिस अपराध के लिए अरेस्ट करना है, उस अपराध के लिए मजिस्ट्रेट के पास पावर थी कि उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू कर सकता है। तो वो मजिस्ट्रेट या तो स्वयं उसका अरेस्ट कर ले, या तो किसी को डायरेक्शन दे दे, किसी को ऑर्डर दे दे, भैया इस पर्सन को अरेस्ट करके ले आओ। फला पर्सन हो सकता है कहीं कोर्ट कचहरी में, कहीं घूम रहा हो, कहीं दिख गया रास्ते में। तो ऐसे कंडीशन, उसने सामने अपराध नहीं किया यहाँ पे। ये तो 41 के दो क्लॉज हैं, इन दोनों को समझते रहिएगा। तो यहाँ पे 41 भी लगभग आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, इसमें सीधा सीधा दिमाग यहाँ पे बस इतना लगाना है कि मजिस्ट्रेट किसी भी तरह के व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगा, चाहे उसके सामने अपराध करे चाहे ना करे। बस बात इतनी सी है, मजिस्ट्रेट को कुछ ज़्यादा ही पावर दी गई है, याद रखिएगा आप यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे अगले सेक्शन, सेक्शन नंबर 42 पे। 42 क्या बोल रहा भाई, कह रहा आर्म्ड फोर्सेस के जो सदस्य हैं, मतलब सोल्जर्स हैं, उनको जो है अरेस्ट करने से प्रोटेक्शन। कह रहा बढ़िया, इसका मतलब क्या कह रहा है, वो कौनों अपराधों कर देंगे तो भी उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। कह रहा अरेस्ट ही नहीं करेंगे, कह रहा नहीं, कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन के तहत रहते हुए अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जैसे क्या, देखिए इनको बहुत पावर है, आप इनको अरेस्ट ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये आर्म्ड फोर्स हैं, ये अपनी ड्यूटी करने के लिए कहीं भी जाते हैं। पहली चीज़ तो ये जान के रखिएगा, लोगों के बीच ऐसे फर्जी नहीं घूमते हैं, आएंगे अपनी ड्यूटी करेंगे, अपने वापस जाएंगे। और ड्यूटी भी कब करते हैं, जब इनको ऊपर से ऑर्डर आता है। तो ऊपर से ऑर्डर देगा कौन, इनका मेन मालिकाना हक इन पे आ जाता है, गवर्नमेंट का सीधा सीधा। ठीक, तो गवर्नमेंट की यहाँ पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। तो इनका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि इनके ऊपर ना तो सेक्शन 35 का कोई भी रूल लगेगा, ना तो 39 से लेकर 41 तक जो आप पढ़ रहे हो इसका कोई भी रूल इनके ऊपर लगने वाला है। मतलब ऐसी किसी भी कंडीशन में इनको आप उठा नहीं सकते, चाहे कॉग्निजेबल चाहे नॉन कॉग्निजेबल, किसी भी मैटर में आप इनको अरेस्ट नहीं कर पाओगे। कह रहा क्यों भाई, कह रहा कभी नहीं अरेस्ट कर पाओगे, कह रहा कर पाओगे, मगर आप जो है यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बार पूछ लेना। आप सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको बोल देगी कि हाँ भैया इनको अरेस्ट करना है, हम अरेस्ट कर लें, फला फला कंडीशन उनको बता देना, तभी आप अरेस्ट कर पाओगे। क्योंकि अगर वो अपनी ड्यूटी के दौरान कोई कार्य कर रहे हैं ऑफिशियल, तो उस दौरान अपनी ड्यूटी के दौरान किया गया कोई भी कार्य उनको अपराधी नहीं बना पाएगा। ये जो आप 35 अभी देखे हो सेक्शन जो पढ़े हो, 39 से लेके 41, तो ये सारे 41, ये सारी धाराओं में आप इनको अरेस्ट नहीं कर पाओगे। जैसे किसी आम आदमी को उठा ले रहे हो, और अरेस्ट का मतलब कोई भी व्यक्ति इनको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। तो एक बात हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें सीधी सी बात है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों से बिना पूछे आप जो है काम नहीं कर सकते। बात अगर केंद्र के लेवल का अगर कार्य हो रहा होगा, तो केंद्र के लेवल की अगर ड्यूटी कर रहे हो केंद्र सरकार के लिए, तो आप बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे नहीं कर पाओगे। बात होगी कि अगर स्टेट का कोई कार्य करे, अगर कोई आर्म्ड फोर्स है, आर्म्ड फोर्स अगर जो है स्टेट लेवल के लिए काम कर रही है, स्टेट के लिए कार्य कर रही है, तो वहाँ पे सारी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, सारा नियम कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लग रहा था, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए लगने लगेगा। बात बस इतनी है कि इससे जुड़ा एक नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा। अब ये बहुत ही आसान सेक्शन है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। यहाँ पे बस आपको ये जानना है कि यहाँ इम्यूनिटी मिली है किसको, आर्म्ड फोर्स के सोल्जर्स को, कि आप भाई उनको अरेस्ट नहीं कर पाओगे। याद रखना इनको इम्यूनिटी प्रोटेक्शन कहाँ मिला है, सेक्शन नंबर 42 में। बाकी इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, चाहोगे तो आप जो सेक्शन जाके पढ़ लेना, यही बात आपको निकल के आएगी सामने। पढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, सेक्शन नंबर 43, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब ये आपको बताएगा भैया अरेस्ट कैसे करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा कि अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, कैसे किसी को अरेस्ट कहते हैं कि कैसे ये पर्सन अरेस्ट हो गया। मतलब हम कहते हैं ना कि इसको अरेस्ट कर लिए, कहें कब कह दिए कि अरेस्ट कर लिए, कैसे करोगे, पुलिस वाले कैसे करेंगे अरेस्ट। कह रहा महिला केस में कौन अरेस्ट करेगा, ठीक है, और अरेस्ट करने के दौरान कितना फोर्स यूज़ किया सकता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जो है सेक्शन नंबर 43 में मिल जाएंगे। कि जैसे आप किसी को हत्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते, मतलब कौन, पुलिस वाला। अब ये अरेस्ट करने के नियम जो है सब पे लगेंगे। अरेस्ट कौन कौन कर सकता था, अरेस्ट हर कोई कर सकता था, एक पुलिस वाला भी कर सकता है, एक जो है प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है कोई भी, और तीसरा कौन, मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो नियम कानून अरेस्ट से जुड़े लग रहे हैं, वो सारे जो है इन पे लगेंगे। मगर जनरली ये जो नियम होते हैं एक उसी अथॉरिटी के लिए होते हैं जो ये मेन काम करती है, पुलिस। मगर इसमें जो शब्द यूज होगा अदर, कोई अन्य, अन्य में कौन आएंगे, अन्य में वही लोग आएंगे जो बच रहे हैं पुलिस के अलावा, तो वो लोग भी इनके ऊपर ये रूल लागू होंगे। अब इसमें जो पहली बात है वो इसी से जुड़ी है कि अरेस्ट कैसे। देखो कोई पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन किसी को अरेस्ट कैसे करेगा। कह रहा है कि भैया कि आप या तो टच करोगे या तो कन्फाइन करोगे, मतलब उसको छू के ही तो करोगे, या उसको परिरुद्ध करके, उसको कन्फाइन करके, उसको घेर के, उसकी पर्सन को, उस पर्सन की बॉडी को, मतलब वो पर्सन है, इन पर्सन कहीं खड़ा है तो उसको आप या तो पकड़ लो तेजी से, या तो उसको घेर लो, कन्फाइन कर लो, या बंदूक लगा देंगे, भागे तो बेटा गोली मार देंगे। तो ऐसी सी कंडीशन में हम मान लें कि आपने उसको रोक लिया, अरेस्ट कर लिया है वहाँ पे, तो ऐसे कंडीशन में हम कहें कि आपने उसको अरेस्ट कर लिया। अब ये चीज़ें टच करना, कन्फाइन करना कब है,
अगर वो खुद से आपके साथ जो है चलने को तैयार नहीं है, अगर वो खुद कह रहा है कि भैया मैं चल रहा हूँ, तो जबरदस्ती उसको पकड़िए पकड़िए नहीं कि जबरदस्ती उसको मार रहे हैं गिरा के और डंडा उंडा से मार दिए, लेके बंदूक उसको सर पे छुआए हुए हैं, पकड़ाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ तब के लिए नहीं है, ये आपको तभी इस्तेमाल कर रहे हैं जब वो आपको लग रहा है, आपको रीज़न टू बिलीव है कि भाई ये पर्सन अभी कोई ऐसा बात बोल भी नहीं रहा कि हाँ हाँ सर मैं चल रहा हूँ आपके साथ, ना तो उसके कोई कार्य से ऐसा लग रहा है कि वो रुक चलेगा हमारे साथ। वो तो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, अगर हम इसको छोड़े कनपट्टी पे, अगर इसके जो है बंदूक नहीं लगाए तो तुरंत एकदम भागेगा यहाँ से। तो ऐसे कंडीशन के लिए ही ये रखा गया, आपको टच करना है, कन्फाइन करना है। टच तो बड़ा अच्छा लगता है ये छुआ, मगर ये छूते नहीं है भैया, पूरी तरह पकड़ते हैं और मारते हैं, पहले ही जान लीजिएगा। छूने का मतलब यहाँ पे ये है। तो पुलिस ऑफिसर कैसे अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर या कोई भी अदर पर्सन टच करके कन्फाइन करके उस पर्सन को पूरी तरह से मान लिया जाए कि वहां पे आपने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहीं पे महिला की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला हो जाता है कि अगर महिला है तो महिला के केस में क्या क्या होगा। महिला के केस में अगर आपने ओरल इंटीमेशन दिया कि भैया इत्तला कर रहे हैं, आ जाइए, चलिए साथ में, तो इतना सफिशिएंट है, आपको कुछ ज़्यादा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, उनको आप साथ में ले चलिए। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक्शन नहीं लेना कि पकड़ रहे हैं उनकी बॉडी टच कर रहे हैं, बॉडी टच करने का तो एकदम अधिकार है ही नहीं किसी भी पुलिस वाले के लिए, समझिएगा कि चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी महिला की बॉडी टच नहीं कर सकता। अब बात हो गई कि भैया बोल के सिर्फ काम नहीं चल रहा है, वो चल तो रही नहीं है, जरूरी नहीं कि भाई उनसे बोला गया प्यार से और वो चल देंगी, इतनी अच्छी तो होंगी नहीं अगर वो अपराधी हैं एक बड़े अपराध की। तो सीधी सी बात है कि अगर आपवादिक कंडीशन है तो क्या तब के लिए कोई लॉ ही नहीं है क्या, कह रहा है नहीं 43 पूरी बात क्लियर कर रहा है भाई, पढ़ो तो पहले इसको। कह रहा है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप उसको टच कर सकते हो, ठीक है, रिक्वायर टू टच, अगर जरूरत है टच करने की आप उसको पकड़िए, बिल्कुल पकड़िए, मगर कैसी कंडीशन, आपवादिक कंडीशन। या तो अगर उसे टच करना है, पकड़ना है, किसी तरह से कन्फाइन करना है, तो आप वुमेन पुलिस ऑफिसर का सहारा लेंगे। देखिए आपवादिक कंडीशन कुछ भी हो सकता है कि रात बिरात कोई बम मार के भाग रही हो, किसी कोई टेररिस्ट ही है लेडी, अब वहाँ पे हमारे पास समय ही नहीं है कि हम किसी भी वेमेन पुलिस ऑफिसर को बुलाएं, तो ये हो गई एक आपवादिक कंडीशन। वहाँ पे मैन ही है, अगर हम उसको जाने दिए तो वहाँ पे हो सकता है कि एक बड़ा धमाका हो जाए और एविडेंसेस भी हमें ना मिले। तो ये सारी कंडीशन क्या होगी, आपवादिक कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन पे आप मुंह नहीं ताकेंगे किसी भी वुमेन पुलिस ऑफिसर का कि भैया बुलाओ पहले फ़ोन करके कि रात का 12 बजे का टाइम है, कोई लेडी है नहीं, कोई विमेन है नहीं ऑन ड्यूटी, सिर्फ मैन ही मैन है, तो अब क्या किया जाए। तो ऐसे कंडीशन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में है कि आप उनको बिल्कुल दौड़ा के पकड़ सकते हैं, जरूरत पड़े तो 2-3 थप्पड़ भी मार सकते हैं आराम से, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि भैया अगर ओरली बोल देंगे, एक मौखिक रूप में ओरली इंटीमेशन दे दिया गया है, तो वहाँ पे हम मान के चलेंगे कि भैया वो सहयोग कर रही हैं, इतना ही सफिशिएंट है उनके अरेस्ट के लिए। कह रहा मगर इससे अगर काम ना हो, कह रहा सर्कमस्टांसेस एकदम एक्सेप्शनल हो, कंडीशन ऐसी ना हो जैसी आप समझना चाह रहे हैं कि बड़ी सिंपल कंडीशन, नहीं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। और या तो कंडीशन ऐसी है कि विमेन पुलिस ऑफिसर वहाँ मौके पे मौजूद, इनके अलावा आप महिला को शरीर से टच नहीं करेंगे, सीधी सी बात ये, मतलब आपवादिक कंडीशन के दौरान ही आप जो है टच कर सकते हैं, और विमेन पुलिस ऑफिसर होगी तभी आप टच कर सकते हैं। इसके अलावा किसी कंडीशन में महिला अपराधी को कोई भी शरीर से टच नहीं कर सकता। अब बात आ रही कि रात में क्या अरेस्ट हो सकता है। ये रात का मतलब क्या है भैया कि आफ्टर सनसेट है और बिफोर सनराइज है, मतलब सीधी बात जहाँ तक अंधेरा होता है बस वहीं की बात हो रही है। सूरज उगने से पहले पहले और सूरज डूबने के बाद की बात हो रही है। सामान्यतः कह रहा है कि नॉर्मली आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, जनरल रूल है। जनरल रूल में क्या कह रहा है कि आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, जैसे ही अंधेरा हो गया किसी भी विमेन को, किसी महिला को आप अरेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज एक्सेप्शनल, कह रहा यम कोई अगर अपराध हो जाएगा तो नहीं अरेस्ट करेंगे, कह रहा करोगे भाई बिल्कुल करोगे, मगर उसके लिए कौन, एक विमेन पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी, मगर उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से परमिशन लेनी होगी, वो भी रिटन में, राइटिंग में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसके आगे की बात क्या भाई कि अगर कोई अपराधी है वो रेसिस्ट कर रहा है, कह रहा है कि भैया मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता, सीधी सी बात। अब अरेस्ट कर, आप कोई जाएगा उसको अरेस्ट करने और बंदूक लेके बैठा है और आप सोच रहे हो कि गोली भी नहीं चलाएगा, तो अपने बचाव में गोली चलाइबे करेगा वो। तो गोली जब चलाएगा तो भाई वो मतलब प्रतिरोध कर रहा है पुलिस को। अब वो पुलिस अरेस्ट होने से बच रहा है, या खुद को या पुलिस को किस तरह से, किसी भी तरह से यार बच रहा है, या तो प्रतिरोध कर रहा है, जो भी कंडीशन हो, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर से वो अरेस्ट नहीं हो रहा है डायरेक्टली, वो उसका रुकावट बन रहा है, किसी भी प्रकार से रुकावट डाल रहा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए बोला गया है कि पुलिस हर एक सफिशिएंट मीन्स का इस्तेमाल कर सकती है जो जरूरी हो उसको अरेस्ट करने के लिए, जो भी साधन, जो भी बल पड़े।
तो उसको अरेस्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ रही है। मतलब जितना मार सकते हो मारो, दौड़ा के मारो चाहे कैसे भी मारो, बस मरना नहीं चाहिए, सीधी सी बात ये, डेथ करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो अगर उसको लग रहा है कि 4 डंडे में काम हो जा रहा है, 4 डंडा मारो, लग रहा है 20 डंडा मारने की जरूरत है, 20 डंडा मारो, उसके बाद भी लग रहा है कि 2-4 डंडा और की जरूरत है तो फिर मारो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है अगर वो रुकावट पैदा कर रहा है, किसी तरह से प्रतिरोध कर रहा है, बच रहा है बार बार, और वो पुलिस को परेशान कर रहा है, अरेस्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस हर एक आवश्यक बल इस्तेमाल कर सकती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्या किसी की हत्या भी कर सकती है पुलिस, किसी की डेथ कॉज कर सकती है। कह रहा है नहीं, गलती मत कर देना भैया कोई पुलिस ऑफिसर कि गए और गोली मार दिए, हीरो बन गए, वैसे चल रहा है यही। देखिए, डेथ कॉज कर आप हवा में नहीं सकते, पहली चीज़ तो ये जानिए। आप डेथ उसी कंडीशन में किसी की, पहली चीज़ तो मना है, पहली चीज़ मना है, मतलब हर एक, ये एकदम आखिरी नियम है कि मना मतलब मना, नहीं मतलब नहीं, आप डेथ नहीं कॉज कर सकते, क्योंकि आप डिसाइडिंग बॉडी नहीं हो, आप जुडिशियल अथॉरिटी नहीं हो जो जज बन के फैसला दे कि भैया किसी को मारना है कि नहीं मारना। पहली चीज़ तो ये कह रहा है, मगर उसके बाद भी कई खतरनाक लोग होते हैं जो अरेस्ट नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में बीच बचाव में कभी कभी मृत्यु हो जाती है। तो कह रहा है उनमें भी आप किसी को मत मारना। कह रहा क्यों यार, कह रहा मारना तो सिर्फ 2 कंडीशन में, किसी, वो भी मारना नहीं है, हत्या मतलब डेथ, मृत्यु कारित हो जाए तो हो जाए, हत्या नहीं करनी है आपको कि दौड़ा के मार दिए। कह रहा वो हो गई डेथ, मगर कह रहा डेथ डेथ कोशिश भी तभी करना कि गलती से हो गया अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा या तो डेथ होती या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता, मतलब या तो वो आजीवन कारावास से उसको दंडित किया जाता या तो डेथ सेंटेंस को लटका ही दिया था। इस नेचर का, इस ग्रेव नेचर का उसने जो अपराध किया है, मतलब इतना घनिष्ठ अपराध किया है, तो ऐसी कंडीशन में जाके आपको हम थोड़ा सा परमिशन दे रहे हैं भैया अगर गलती से आपसे वो मर भी गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम आपको बचाव दे देंगे कि आप जो है सही गुड फेथ में आप काम कर रहे थे, आपको लग रहा था मैं लॉफुल काम कर रहा हूँ मगर हो गया एक गलत काम, तो कोई बात नहीं, ये हमारा लॉ आपकी रक्षा करेगा। अब इसी सेक्शन में हथकड़ी को लेके भी रूल बता दिया गया भाई कि हथकड़ी क्या लगाई जा सकती है, कैसे लगाई जाएगी, किसको लगाई जाएगी, कब लगाई जाएगी, तो इसको जरा देखते हैं। अब ये चीज छोड़ दी गई है पुलिस वालों के ऊपर। कह रहा क्या, कह रहा जरा आप जब जिस पर्सन को अरेस्ट करेंगे जरा उसके अपराध का नेचर देखिएगा, उसकी ग्रेविटी देखिए, किस नेचर का उसने ऑफेंस किया है, ऑफेंस किस प्रकार का है, कहीं ऐसा तो नहीं वो व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है, हमेशा अपराधी का, हमेशा हमेशा का अपराधी है, वो हमेशा अपराध करता रहता है, बार बार रिपीट कर रहा है वो ऑफेंस, उसको कितनी बार सजा हो चुकी है, हम लोग जेल भेज चुके हैं मगर वो बार बार सुधर ही नहीं रहा। तो क्या ऐसा है, ऐसा तो नहीं कि उसको छोड़ देंगे तो भाग जाएगा, उसको डर ही नहीं है, पुलिस वुलिस से कोई खौफ नहीं है, वो बार बार कस्टडी से भाग चुका है। तो ऐसे जरा इन चीज़ों को आप देखिएगा कहीं किस प्रकार का वो व्यक्ति है, तो ये सब देखने के बाद हथकड़ी लगाई जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति है रेप किया है, कोई भाई टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व है, किसी ने एसिड अटैक किया है, कोई ट्रैफिकिंग कर रहा है ह्यूमन की, कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया है बच्चों के अगेंस्ट, ठीक है, कोई राज्य के अगेंस्ट जो है द्रोह किया है, उसने कोई ऑफेंस किया हुआ है, कोई काउंटरफिट कॉइन कर रहा है, नोट्स बना रहा है, जाली नोट बना रहा है, तो ये सारे केसेस में एटसेट्रा आप जो है हथकड़ी बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं हथकड़ी लगाना। वो इतने बड़े बड़े अपराध करें और उनको हथकड़ी भी नहीं लग सकती, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना ज़्यादा लिबरल होकर चलने की ज़रूरत नहीं है देश में। अपराधी को अपराध के तरीके ही देखिए जरा, उसको ये मत सोचिए कि अरे अपराध छुड़ाना है, अपराधी को नहीं गायब करना है, तो ये फिलॉसफी है, बस याद रखिएगा। ये फिलॉसफी का सहारा लेके बड़े बड़े अपराधी जो है जेल से छूट गए हैं, कहें भैया हमको आप घृणा करिए तो अपराध से करिए, अपराधी से मत करिए, तो ये सारी बातें सिर्फ फिलॉसफिकल अच्छी लगती हैं। मेजर जो जनता है, मेजर जो अपराधी हैं वो इसी नेचर के होते हैं कि थोड़ा सा उनको दंड दीजिए तभी वो सुधरते हैं, बिना दंड दिए नहीं सुधरेंगे, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन हो सकती है। तो अरेस्ट को लेकर इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन नंबर 43 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा 44 के आगे बढ़ेंगे, 44 को नहीं पढ़ेंगे, 44 45 थोड़ा स्किप करते हुए चलेंगे, सीधा अब अरेस्ट के आसपास के, मतलब जो अरेस्ट हमने पढ़ा है इसके आसपास और कौन कौन से सेक्शन हम देख सकते हैं अभी जल्दी जल्दी थोड़ा सा उनको भी कवर करते हैं। जैसे 46 है, 47, 48, ये सब सेक्शन हम लोग जो है आसपास देख सकते हैं। तो जरा स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 46 से। 46 क्या कह रहा है भैया, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट टू द पर्सन अरेस्टेड। जो पर्सन को तुम अरेस्ट करो बिना मतलब का अननेसेसरी फोर्स मत उस पर लगाना, उतने लगाना जितना अरेस्ट होने के लिए उसके आवश्यक है। पता है कि 2 थप्पड़ मारने पे चल देगा, साथ में जबरदस्ती तो गिरा के 20 जूता मार रहे हो तो क्या मतलब, ठीक है, तो इतना नहीं करना है। तो लॉ भी कह रहा है भैया अननेसेसरी रिस्ट्रेंट मत लगाओ, जितना जरूरत है जितना आवश्यक है बस उतना ही लगाओ, अनावश्यक मत लगाओ, अनावश्यक फोर्स लगाने से दिक्कत हो जाएगी। तो अगर ये भी पता चल गया तो मतलब आप अपराधी की श्रेणी में चले जाएंगे। अब सेक्शन नंबर 47 क्या कह रहा है, देखो भाई 2 बात बोल रहा है, कह रहा है एक
उसको आप जो है ग्राउंड बताओ उसके अरेस्ट होने, कोई पर्सन जिसको आपने अरेस्ट किया है विदाउट वारंट, तो उसको जरा ग्राउंड बताओ किस आधार पे आपने उसको उठाया है। दूसरी चीज़ कि आप जो है बेल के अधिकार के बारे में उसको बताओगे, अगर वो बेलेबल मामला है उसका बनता तो जरा इसको देखते हैं सेक्शन नंबर 47। पहली ड्यूटी क्या बोला, ये ड्यूटी बाउंड है, अभी आगे देखिएगा, अभी जज साहब इसको चेक भी करेंगे। सेक्शन नंबर 47 याद रखिएगा, 47 क्या है, ड्यूटी दे रहा है पुलिस वालों को, क्या कि जैसे ही अगर आप विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो तो उसको जरा ग्राउंड बताओ, किस ग्राउंड पे आप उठाए हो। तो ये ग्राउंड सिर्फ बताना, यहाँ पे इनका जो है स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, ये इनका फंडामेंटल राइट भी है। याद करिए आर्टिकल नंबर 22, वहाँ पे आपको ग्राउंड भी जानने का अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट के साथ साथ यहाँ पे सेक्शन नंबर 47 जो है ड्यूटी भी डाल रहा है पुलिस ऑफिसर पे कि भैया उसको ग्राउंड बताना। दूसरी चीज, अगर वो आप उसको जो है विदाउट वारंट अरेस्ट किया और साथ में वो अपराध ऐसा है जो बेलेबल है, और भाई वो हो सकता है कि वो उसको ना पता हो कि मुझको बेल मिल सकती है इस मामले में, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस ऑफिसर बैठा रहेगा चुप मार के, नहीं इसको 4 दिन झेलने दो, इसको 10 दिन झेलने दो जेल में, नहीं। यहाँ पे तुरंत आपकी ड्यूटी है कि आप उसको उसके अधिकार के बारे में बताओ कि भैया तुम्हारा बेलेबल अपराध है, आप बेल लेना चाहो तो ले सकते हो, आप रिलीज हो सकते हो बेल पे। तो ठीक है, ये दोनों किसकी ड्यूटी है बताना, पुलिस ऑफिसर। सेक्शन नंबर 47 सिर्फ इतनी बात कर रहा है। अब सेक्शन नंबर 48 देखते हैं। सेक्शन नंबर 48 कह रहा है भैया कि अब आपकी जिम्मेदारी है क्या, कि वो व्यक्ति तो अरेस्ट हो गया है, अब व्यक्ति अरेस्ट हो गया, उसको उठा कहीं काल कोठरी में तुम डालती हो, पता ही नहीं चल रहा, उसे घर वाले ढूंढ रहे 20 दिन से, ये बहुत दिक्कत हुआ करती थी। तो इसलिए इस 48 सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा कैसे इसको ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे मजिस्ट्रेट लास्ट में इसको इतना पावरफुल बना दे रहा है इस सेक्शन को। सेक्शन नंबर 48 क्या कह रहा है, कह रहा है पुलिस ऑफिसर, कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट कर रहा है, या तो पुलिस ऑफिसर या तो कोई अदर पर्सन जो भी अरेस्ट कर रहा है, वो उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसके जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसके फ्रेंड, उसके रिश्तेदार या कोई भी अदर पर्सन जिसके बारे में वो कह रहा है कि इसको जाके मेरे बारे में बताओ, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे कि भैया आपके घर का लड़का अरेस्ट हो गया है और इसको फला फला जेल में रखा गया है और हम लोग यहाँ बैठा के रखे हैं। तो ये ड्यूटी बाउंड है आप लोग पुलिस ऑफिसर, याद रखिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो नीचे मजिस्ट्रेट साहब भी बैठेंगे, ये चीज़ इंक्वायरी होगी अभी आपके ऊपर। तो पहली चीज़ 48 इसीलिए इसको इतना पावरफुल बना रहा है, सिर्फ ऊपर के ग्राउंड राउंड बता देने से आपका काम नहीं हो जाएगा कि तुम अरेस्ट इस आधार पे हुए हो, तुम्हें बेल का अधिकार, बस इतना बता दिए काम हो गया आपका, नहीं। सिर्फ अरेस्ट कर लिए, इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, ये ड्यूटी नहीं है। याद रखिएगा आपकी 2-3 काम है, आप पब्लिक ऑफिसर हो, आप जो है हमारी एग्जीक्यूटिव के समझ लीजिए सबसे बेसिक पिलर हो। आप जो भी जितनी भी चीज़ें हो रही, लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है कोई भी सही तरीके से, तो आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है कि आप ये सेफ्टी, जो लोगों की सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखो, और प्लस पूरे सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है हर एक इंडिविजुअल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके मौलिक अधिकार का भी ध्यान रखना है। तो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें जरूर आनी चाहिए। तो सेक्शन नंबर 48 में क्या बोला, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, कोई भी अदर पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है किसी व्यक्ति को, तो वो उसके रिलेटिव फ्रेंड या किसी अदर को बताए कि भैया इस पर्सन को हमने अरेस्ट किया हुआ है और इस फला जगह पे रखा है। और साथ में याद रखिएगा सिर्फ इन्हीं को नहीं बताएगा, इनके साथ साथ जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होता है जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चाहे डीएम होंगे चाहे एसपी होंगे, जो भी हों, तो उनको जो है आप ये जो पुलिस ऑफिसर है ये इनको भी जाके बताएगा। ये नहीं कि बैठ गया चुप मार के भैया इनको अरेस्ट कर लिए, हाँ अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब हम मारेंगे रोज गिरा के, ठीक है, इतना ही काम नहीं, मारिए मगर बता भी दीजिए कि हाँ अरेस्ट किए। तो याद रखिएगा रिलेटिव को कहाँ बताया जा रहा है, सेक्शन नंबर 48 में, जो भी पर्सन अरेस्ट हो रहा है, ये नहीं कि बैठा के रखे हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो भी पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि ये राइट जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको बताए कि भाई किसी को इन्फॉर्म करना है, जरा बता दो किसी का नाम, अच्छा फ़ोन नंबर बता दो, एड्रेस बता दो, जाके तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पहुंचवा दें कि तुम यहाँ पे अरेस्ट हो। तो ये बात किसे बतानी है, पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है जिसने अरेस्ट किया है कि वो उसको बताए कि जो ऊपर वाली बात पूरी की जा सके जिसके द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनके पास एक रजिस्टर होता है पुलिस स्टेशन में, इनके पास एक बुक है जिसमें ये लोग इस सब की सूचना जो है, जो भी सूचना मिली है, जो भी इन्फॉर्मेशन को मिल रही है वो सब नोट करेंगे। जैसे इन्होंने किसको सूचना दी, कौन व्यक्ति था, किसका नाम बताया गया था उस व्यक्ति द्वारा, जरा हमें बताओ कि फला ए फला बी कौन था वो, उसका नाम पता सब बताओ, किसको तुमने सूचित किया कि ये व्यक्ति यहाँ जेल में बंद है, सूचित किए भी हो कि नहीं किए हो। तो ये चीज़ मेंशन होना चाहिए रजिस्टर में कि फला केस नंबर का व्यक्ति जो फला फला अपराध में अरेस्ट हुआ है, इसके फला रिश्तेदार दोस्त को हमने जो है इत्तला कर दी है इस डेट पे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर। अब जरा लास्ट में, अब देखिए पुलिस ऑफिसर का सिर्फ काम ये नहीं कि अरेस्ट कर लिया हो गया काम खत्म, आपको इतनी सारी ड्यूटीज़ भी हैं आपके ऊपर से देखिए 47 लगातार 3-4-5 ड्यूटी हो गई कि आपको बुक में भी मेंशन करना है। तो अगली चीज़ मजिस्ट्रेट के पास तो आप ले ही जाओगे,
ऐसा तो है नहीं कि मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश नहीं करोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने पास 24 घंटा रख सकते हो। 24 घंटे के बाद आपको जो है क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। तो जिस मजिस्ट्रेट के सामने आप जाओगे तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या करेगा, इन बातों की पुष्टि करे कि ऊपर दी गई जितनी भी बातें थी इस सेक्शन में क्या वो पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो मजिस्ट्रेट का यहाँ पे इतना रोल है। तो सेक्शन नंबर 48 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सब बातें सिर्फ इसलिए कि भाई वो व्यक्ति भी अपना केस सही तरीके से लड़ सके, अपना पक्ष कोर्ट में रख सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष आया, उसने बोला कि इसने अपराध किया है, अब काम हो गया, बेचारा रोज मार खा रहा है, उसको सुनवाई का मौका ही नहीं मिल रहा कि वो अपनी बात रख सके कहीं, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। 10 दिन से पता ही नहीं चल रहा, मजिस्ट्रेट साहब को भी नहीं पता चल रहा कोई ऐसा पर्सन है भी अरेस्ट की नहीं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो सेक्शन नंबर 48 हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 49 को देखते हैं, 49, 50। तो सेक्शन नंबर 49, देखिए सेक्शन नंबर 49 क्या बोल रहा है। सेक्शन नंबर 49 सीधा से ये बोल रहा है कि सर्च करेंगे किसको भाई, अरेस्टेड पर्सन को। ये सर्च कौन कर रहा है, कह रहा है पुलिस ऑफिसर ही कर रहा है, और कौन करेगा, कह रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी ले लो, क्योंकि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति किसी न किसी कस्टडी में, नॉर्मल सी बात है, पुलिस के पास है, पुलिस कस्टडी में। अब कोई अपराध के लिए होगा, अब डिसाइड करना है कि अपराध किया है उसने कि नहीं किया, तो इसके लिए हमें उसको सेफ तरीके से उसके वो रखना ना पड़ेगा अपनी कस्टडी में। पता चला उसने बहुत बड़ा अपराध किया, पता चला वो टेररिस्ट है, तो ये सब होने के बाद अगर अपराधी अगर सारे अपने अपराध को, एविडेंसेस को छुपाना चाहे कि भाई मैं अपने आप को ही समाप्त करूँ, मान लो जहर लेके चल रहा है, पता चला तुमने उसको पकड़ा, बाद में उसकी तलाशी वलाशी ली नहीं, उसके पास से कुछ तुमको हथियार या जो भी चीज़ मिल सकती थी इंपॉर्टेंट वो तुमको मिला ही नहीं, और उसने वो नष्ट कर दिया, तो या तो उसने जहर खा लिया, वो खुद ही समाप्त कर लिया खुद को। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम तैयार रहते हैं। तो इसीलिए हमने सेक्शन नंबर 49 बनाया कि भाई अरेस्टेड पर्सन की तलाशी दी जाएगी, कुछ तो मिलेगा, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको सर्च करता है। अब याद रखिए किस पर्सन को कह रहा है, अरेस्टेड पर्सन है, पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, चाहे विद और विदाउट वारंट, किसी भी तरह से अरेस्ट किया गया है। और बेल वेल तो मिली नहीं, ऐसा नहीं कि मिली नहीं, बेल का उनके पास मान लो अधिकार भी था, वो फर्निश नहीं करा पाए बेल, ठीक है, या तो वारंट जारी किया गया था मगर उस वारंट में उनको बेल का अधिकार नहीं था, सीधी सी बात, वारंट में बेल के लिए उनको नहीं बोला गया था, या अगर वो बोला गया था तो वो फर्निश नहीं करा पाया बेल, और अगर विदाउट वारंट है तो भी वो अपनी जो है बेल फर्निश नहीं करा पाया, अगर मैटर अगर बेलेबल हुआ उसके बाद भी। तो ऐसी ऐसी कंडीशन कुल मिला के घूम फिर के ये हुआ कि आखिरी में वो बेल तो ले ही नहीं पाया, व्यक्ति अरेस्ट ही होकर रह गया। तो अरेस्ट होकर रह गया, बेल ले नहीं पाया, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, भाई उसको जरा सर्च करो, उसके पास कुछ तो मिले, कह रहा है बहुत सारी चीज़ें जो मिलेंगी फालतू की चीज़ें, उसको तुरंत जो भी चीज़ें उसके पास से मिल रही है सिवाय किसके, उसके जो जरूरी कपड़े हैं, कपड़ा अपड़ा छोड़ देना, कपड़ा उसको पहने रहने देना, वो जो आवश्यक कपड़े हैं उसके एकदम कि हाँ भाई ये आवश्यक इसके नेसेसरी है इसके लिए, तो उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ आप जो उसके आर्टिकल्स को सेफ कस्टडी में रखोगे। क्यों, मान लो कल को छूट के जाता है तो उसको सारी चीज़ वैसे ही सही तरीके से लौटा दोगे। दूसरी बात यहाँ होती है विमेन की तलाशी कौन लेगा, कहे भैया कोई पुरुष हाथ मत लगाना, उसको सर्च करेंगे सिर्फ फीमेल सर्च करेगी और विद डिसेंसी, ऐसा नहीं कोई ऐसी तरीके से सेव करो, ऐसे तरीके से उनको जो सर्च कर रही हो कि जैसे उनकी डिसेंसी, उनकी लज्जा भंग हो रही है, ठीक है। तो ये सब बातें भी ध्यान रखनी, उनकी डिसेंसी, उनकी गरिमा, उनकी आबरू, ये सब चीज़ प्रभावित ना हो। तो सेक्शन नंबर 49 याद रखिएगा, विमेन केस में सिर्फ फीमेल होंगी कोई जो सर्च करेंगे इनको। आते हैं अगले सेक्शन नंबर 50 की ओर। सेक्शन नंबर 50 यहाँ पे बड़ी ही सिंपल बात बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया अगर कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके पास से अगर कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है, मतलब कोई आक्रामक हथियार मिल रहा है, तो उसको तुरंत सीज कर लो। और ये सीज करने का काम कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जो इनको अरेस्ट करेगा, ठीक है। अब अरेस्ट करे जैसे ही तो उसके पास से जो सामान तुमने सीज किया ये कहाँ ले जाओगे, घर उठा के ले जाओगे, ये जो बंदूक AK-47 मिल गई तो उसको घर ले जाओगे, कह रहा नहीं, जो भी बम या हथियार, चक्कू, कट्टा जो भी मिल रहा सब रखे रहो अपने पास, ठीक है। वो रख के कहाँ ले जाना है तुमको, सेफ कस्टडी में रखते हुए उसको ले जाओगे कोर्ट के पास, या कोई अदर ऑफिसर है जिसके सामने इसको लीगल तरीके से, लीगली मतलब उस पर्सन की अथॉरिटी बनती कि मेरे सामने इसको प्रस्तुत किया है, तो उस ऑफिसर के समक्ष ले जाओगे। या कोई अदर पर्सन अगर मिल रहा है कि लग रहा है कि इनके सामने प्रस्तुत करना है, और ये बात कौन हवा में नहीं, ये संहिता बोल रही है कि इस व्यक्ति के सामने पेश करना फला फला मामले में, तो उस व्यक्ति के सामने आप उन सीज की हुई चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि वो अपराध में इन्वॉल्व थे वो हथियार कि नहीं थे। बाद में उनका टेस्ट होगा, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लैरिटी आएंगी। तो आज के लेक्चर में इतनी ही चीज़ें रहेंगी, इतने ही सेक्शंस को हमने कवर किया है, और आने वाले लेक्चर में हम लोग आगे के सेक्शंस को भी कवर करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।